हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से वाले ईयर का रहेगा वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 2017 के पेपर को हम लोग पहले सोल्व करेंगे और कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हम लोग 2018 के पेपर को भी सोल्व करेंगे जो कि 19 अगस्त को आपका हेल्ड किया गया था। विद आंसर रहेगा। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें मिलेंगी, प्रॉपर एक्सप्लेन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा मैं साथ साथ में कि ये आंसर क्यों है या फिर आपका कहां से उठाया गया है, किस रेलेवेंट लॉ के अंदर ये आपका सेक्शन दिया गया है, कहां से ये आपका क्वेश्चन आ रखा है, कौन से सब्जेक्ट का है वो, कौन से प्रॉपर एक्ट के अंदर है और उसके अंदर कौन सा आपका सेक्शन नंबर है जिसके अंदर ये चीज आपकी दी गई है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रहेगा। तो सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को शायद सोल्व करने में मेरे को अराउंड जो टाइम है वो आपको लग सकता है 45 to 50 मिनट का। और इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ कॉपी होगा ना वो भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक बार जाके वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर लेना और वीडियो को पूरा बिल्कुल भी एक एक पॉइंट आपको देखना है, पूरा आपको देखना पड़ेगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के दो ही पेपर हैं, 2017 का और 18 का। आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि आप ज्यादा एमसीक्यूज कहां से करोगे, या तो बुक से करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर आपका आइडिया देगा कि किस तरीके का आपका आगे पेपर होने वाले हैं। प्रीवियस पेपर जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आने वाले पेपर का आपको आइडिया नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज बता देता हूँ कि बच्चों की बहुत सारी क्वेरी है। अब क्वेरी किस चीज से रिलेटेड है वो देख लीजिए एक बार। सुबह से मैसेज आप कमेंट देख रहे होंगे शायद, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी कल वाली तो उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी में आएगा पेपर या फिर इंग्लिश में आएगा। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि हमारा जो पेपर है वो हिंदी में आएगा या फिर आपका इंग्लिश में ओनली रहेगा। जैसे हरियाणा जुडिशरी का जो पेपर है वो आपका सिर्फ इंग्लिश में रहता है, दिल्ली जुडिशरी का पेपर है वो आपका इंग्लिश में रहता है। तो अगर उस तरीके से हरियाणा का एडीए का पेपर है वो भी इंग्लिश में रहेगा तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको मिलने वाला है पेपर। एक साइड में आपका इंग्लिश में रहेगा, एक साइड हिंदी भी हो सकता है, या फिर आपका जो जहां पे ऊपर इंग्लिश में और उसी के नीचे हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन मिल सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी में पेपर आपका सॉल्व आराम से कर सकते हो। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्क्रीन वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या रहेगा कि पूरा पेपर साथ में दिखता रहेगा ताकि आप उसको साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ और समझ सको, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये है आपकी स्क्रीन पे एडीए हरियाणा 2017 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर दिया गया। देखिए, पहले चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 12 रहेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है सीपीसी से रिलेटेड आपका सेक्शन 9 के अंदर। अब सेक्शन 9 आपका किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है कि जो कोर्ट होगा उसको सिविल नेचर के जितने शूट्स हैं वो सारे के सारे उनको ट्राई करने पड़ेंगे जब तक कि उसको एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली रूप से आपका बार नहीं लगता, तब तक आपको क्या करना पड़ेंगे, सिविल कोर्ट होगा, सिविल शूट को आप ट्राई करोगे। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शूट है जो कि आपके सिविल नेचर का नहीं है। अब सिविल नेचर का नहीं होना मतलब कि क्रिमिनल नेचर का हो सकता है, तो वो कौन सा होगा। तो इसके अंदर जैसा बी आंसर आपका दे रखा है रिलीजियस राइट से रिलेटेड। अब रिलीजियस राइट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके जो शूट्स हैं वो सारे के सारे आईपीसी के अंदर जाते हैं। 295 ऑनवर्ड्स आपके सेक्शन दिए गए हैं, उनके अंदर आपका ये फॉल करता है। अब बात आती है इसके अंदर कि बाकी जो दे रखे राइट ऑफ वॉरशिप है तो ये सिविल नेचर का रहेगा। उसके बाद आपके जो रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या फिर शूट होएगा वो भी आपका सिविल नेचर का है। और आपका जो राइट टू हेरिडिटरी ऑफिस है वो भी आपका सेक्शन 9 सीपीसी के अकॉर्डिंगली आपका सिविल नेचर का है जो बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन से सेक्शन के हिसाब से आपका जो शूट है या फिर जो आपका केस होगा उसको क्या है कि पार्टीज को मेडिएशन के लिए भेजा जाता है, तो वो आपका सेक्शन नंबर 89 के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा। और साथ में आप इसके साथ पढ़ोगे ऑर्डर आपका है जी 10 और रूल नंबर आपका है 1A, जिसके अंदर आपको मैंने बताया होगा शायद अकलम नाम से कुछ। ये एक बार आप देख लेना कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे आर्बिट्रेशन का है, कंसिलेशन का है, लोक अदालत का दे रखा है, उसके बाद आपका मेडिएशन दे रखा है। तो जहाँ पर आपको जो शूट है मेडिएशन के पास भेजा जाएगा ये माँ के हिसाब से आपका 89 सेक्शन के अंदर फॉल कर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि डिक्री जो है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन सी कोर्ट करती है, तो वो सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग चलता है। और वो कोर्ट कौन सी होगी, जिसने वो डिक्री पास कर रखी है, तो वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर द सीपीसी फाइंड द इनकरेक्ट मैच, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन का मैचिंग है जो कि आपका मैच नहीं हो रहा है सही से। अब जैसे पहला क्वेश्चन था
इसी पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका सिविल शूट से रिलेटेड आपको सेक्शन 9 बताया था। अब इसके रिगार्डिंग आपका सी के अंदर देखिए पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपकी दी गई है। अब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपका इस सेक्शन के अंदर नहीं दे रखी है। 5 के अंदर रेवेन्यू कोड से रिलेटेड आपके प्रोविजन दे रखे हैं, सही है बिल्कुल। 7 के अंदर स्मॉल कोज कोर्ट की रिगार्डिंग दे रखे हैं प्रोविंशियल के, तो वो भी बिल्कुल सही है। 9 के ऊपर डाउट, उसके बाद 10 आपका प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट दे रखे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 9 आपका गलत है। लेकिन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपके कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है वो एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर और रूल है जो कि सीपीसी के अंदर प्रोवाइड किया गया है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए, तो वो आपका ये आंसर इसका बी दिया गया है। ऑर्डर नंबर 14 रूल नंबर 1 की बात करेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 के अंदर जो हमारा दे रखा है सीपीसी के अंदर, वो किस पे अप्लाई होगा। अब जहां पे कोई भी कोर्ट जिसने डिक्री पास कर दी बिना ज्यूरिसडिक्शन के, उसके ऊपर आपका रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा बोलता है कि मैंडमस और सेसेसिटी जो आपकी रेट होती है उनके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता है। उसके बाद आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर आपकी हैबियस कॉर्पस रेट की बात करी गई है, उसके ऊपर भी ये आपका अप्लाई नहीं होता है। तो एक आंसर बचता है लास्ट के अंदर कि कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिक्री, जिसके ऊपर ये आपका अप्लाई हो जाएगा। चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7th नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो बात करता है कि सीपीसी के अंदर में इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिनके तहत आपकी अमेंडमेंट को किसी भी स्टेज के ऊपर मतलब अपनी जो प्लेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्लीडिंग वगैरह को अमेंड कर सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ मेनली कि जो 14th है वो आपका बात करता है प्लीडिंग टू बी साइन के रिगार्डिंग, किसको साइन करेगी, दोनों पार्टी कर, अपनी जो पार्टी होगी वो साइन करेगा, उसका प्लीडर करेगा। 15 के अंदर आपका वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। 16 के अंदर आपकी कंपल्सरी आपकी अमेंडमेंट दी गई है जिसके अंदर आप उसको स्ट्राइकिंग आउट की बात करते हो। और लास्ट वन जो आपका 17 है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। ऑर्डर 6 रूल 17 आपकी प्लीडिंग की अमेंडमेंट को बात करता है जिसको हम लोग वॉलंटरी अमेंडमेंट बोलते हैं। तो इसको आप याद रखोगे। जो 16 है आपका वो आपका है, 16 के अंदर अगर बात करेंगे तो वो कंपल्सरी, और 17 की बात करेंगे तो वो आपका वॉलंटरी अमेंडमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 बोलते हैं इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए क्लेम ए डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द शूट इज इंस्टीट्यूटेड। अब सिंपल सी इसके अंदर बात करी गई है कि शूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट की। अब डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो प्लेंट होगा। अब प्लेंट को हमने किस सेक्शन के हिसाब से पढ़ा, एक तो सेक्शन नंबर 26 पढ़ते हैं और साथ में अपना ऑर्डर 4 और उसका रूल नंबर 1 हम लोग साथ में पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्लेंट को प्रेजेंट करके हम लोग क्या करते हैं, शूट को है जो इंस्टीट्यूट कर देते हैं एफिडेविट साथ में लगा के। 9 आपका बताता है, अब देखिए मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि सीपीसी के अंदर हमारे पास क्या है, ईपीसी है, और इनमें से मोस्टली बार क्वेश्चन आ भी जाता है। ई फॉर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम है, पी फॉर परसेप्ट की बात करते हैं, सी फॉर कैविएट की बात करते हैं। अब ये ईपीसी ही क्यों लिखा, ईपीसी इसलिए लिखा है इसके अंदर कि यहाँ पे इसकी 30, 60 और 90 डेज दिए गए हैं। तो 30, 60, 90 एनलार्जमेंट करेंगे 30 दिन का सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, पी फॉर परसेप्ट 60 डेज का है सेक्शन नंबर 46 के अकॉर्डिंग, और सी फॉर कैविएट दिया गया है जो कि आपका 90 डेज के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ पे ये 90 दिन रहेगा। और 90 दिन कहाँ पे दिया गया है, 148A सेक्शन है आपका, वहाँ पे ये चीज़ आपकी दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बोलता है किस प्रोविजन के तहत आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट और फॉरेन इंजंक्शन इज प्रोवाइडेड। तो ये आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 32, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 बोलता है कि प्लीडिंग जो है वो आपकी शुड स्टेट, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपकी लिखी होनी चाहिए। तो वो आपका सीधी सी बात है कि उसके अंदर आपके ए आंसर सीधा दे रखा है, मटेरियल फैक्ट उसके अंदर आपके इंक्लूड होने चाहिए। 12th बोलता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं होता। तो फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 50 में, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग पहुंचते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 77 जो सेक्शन है वो आपका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बिल्कुल सही लिखा गया है। सेक्शन 80 नोटिस की रिगार्डिंग बात करता है, गवर्नमेंट को 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और सेक्शन 11 देखिए यहाँ पे रेस सब जुडाइस लिखा हुआ है जो कि आपका गलत है। 11 के अंदर आपका क्या दिया गया है, रेस जुडिकेटा की बात करता है ये, और जबकि जो 10 सेक्शन है उसके अंदर आपका रेस्ट सब जुडाइस की बात करी गई है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ऑफर मस्ट बी, मतलब ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आ गए। अब ICA, अब ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि जो ऑफर होगा वो आपका जनरल ही होना चाहिए, मस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। तो क्या हम लोग ये समझें कि सिर्फ जनरल होगा या फिर स्पेसिफिक होगा या फिर कम्युनिकेशन जिसकी ना करी जाइए, तो बिल्कुल ही गलत है। अब डी आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे बहुत लिखी गई है पॉसिबल वर्ड।
अब पॉसिबल होना चाहिए, ऑफर जो है वो पॉसिबल नेचर का होना चाहिए, जनरल होना, स्पेसिफिक होना, इसके लिए कोई बाउंडेशन आपकी नहीं दी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, तो क्या वो ऑफर को रिवोक करने से पहले हो जाएगा, ये भी गलत बात है। व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, जब ट्रांसमिशन के अंदर पुट किया तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगी अपने आप में, नहीं होगा। फिर बोलते हैं इवन द एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट इन द ट्रांजिट, अब ट्रांजिट के अंदर बेशक खो जाए माना जाएगा। या फिर आपके आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस रीच टू दी ऑफर, ऑफर को जब पहुंच जाएगी तब वो कंप्लीट होगा। तो बोलता है कि बेशक ये आपका कहीं पे भी खो जाए फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके कंप्लीट ही मानी जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं फॉलोइंग रूल इज कंसीडरेशन, मतलब कि द फॉलोइंग रूल एज टू द कंसीडरेशन इज ट्रू, कि इनमें से कंसीडरेशन के रिगार्डिंग आपका कौन सा ट्रू है, तो मस्ट बी बोलता है मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर ये आपकी मूव होनी चाहिए कंसीडरेशन, तो ये आपका इसका आंसर बी रहेगा। 16 बोलता है कि माइनर को जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वो नेसेसरी आपने उसको सप्लाई कर दी, तो क्या पर्सनली लायबल करेंगे उसको, तो पर्सनली लायबल तो उसको कर नहीं सकते हैं, तो फिर कहां से होगा, क्या वो रिकवरी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं होता। या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वहां से रिकवर करेंगे, या फिर आपके कभी भी रिकवर ही नहीं किया जा सकता उसकी प्रॉपर्टी में से भी, तो ये तो है ही नहीं कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से अगर कोई किसी माइनर को या फिर आपके अनसाउंड माइंड या फिर इनकेपेबल पर्सन को कोई चीज़ आपकी सप्लाई करेगा तो वो तो रिकवर करेगा। रिकवर कहाँ से करेगा, उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करता है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे बी हो जाएगा, उस बंदे की प्रॉपर्टी को बेच के जो है रिकवर किया जा सकता है। फिर बोलता है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है, तो करेक्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों नेचर की आपकी है जो हो सकती है। सेक्शन नंबर 18 नेक्स्ट पे चलते हैं, कि जहां पर जो आपकी कंसेंट के रिगार्डिंग है कि कोज्ड कर दी जाती है कोर्जन के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, तो वो आपका जो नेचर है वो आपका वॉइडेबल नेचर का हो जाता है, जो कि सेक्शन नंबर आपके 15 में दिया गया है कोर्जन। कोर्जन से जब कोर्स होगा तो उसका जो आंसर है यहाँ पे वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, और 19 जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे बात करता है कि अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन विच दे अपीयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द कोड। इन कोड को यूज करने के बाद आप बताइए कि कौन से सीक्वेंस के अंदर आपका ये है जो होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, जिसके अंदर लिखा है कि इन्विटेशन टू ऑफर सबसे पहले जाएगा, उसके बाद उसकी आपकी क्या करेंगे, उसके बाद उसको कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन करी जाएगी एक्सेप्टेंस की, तो 3-1। अब 3-1 कहाँ पे है, एक ही दिया गया है, उसको आंसर हम लोग कर देंगे। अब सेकंड है डिसीट हो सकता है, और लास्ट में उसका डैमेज हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब पहले ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दी फिर उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर आएगा, या पहला जाते ही आपने सीधा डिसीट कर दिया, या फिर डैमेज पहले कर दिया डिसीट बाद में हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सीक्वेंस बनेगा 3-1-4। 20 द एक्सेप्टेंस गिवन बाय दी Y on X invitation for the lunch over the phone is not a contract because of which one of the following। अब इसके अंदर आपका क्या बात करा गया है कि इंटेंशन वहां पे नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की, एक लीगल रिलेशन या फिर आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, वहां इनके बीच में किसी तरीके की कोई भी बात नहीं हो रखी थी, तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं माना जाता है, उसको हम लोग लीगली एनफोर्स है जो नहीं करवाते। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक के नाम से बोला जाता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट इनको बोला जाता है। जैसे हम लोग क्या होता था स्कूल में पढ़ते थे तो यूँ बोला करते कि 10th क्लास के अंदर अगर आपके 80+% आए तो हम लोग आपको क्या करेंगे, बाइक दिलवाएंगे, मोबाइल दिलवा देंगे। घर वालों ने सबने वादे करे होंगे, लेकिन क्या उसके लिए आप कोर्ट में चले गए, नहीं। वहाँ पे क्या था कि इंटेंशन नहीं थी किसी तरीके की लीगल रिलेशनशिप आपको क्रिएट करने की, तो इस वजह से आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी बोला जाएगा। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। कम टू द नेक्स्ट 21 बोलता है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है, उसको अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट दिया गया है वो देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, ये सही बात है बिल्कुल। द कंसीडरेशन शुड हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ये भी सही बात है। मस्ट बी एडिक्वेट, कि कंसीडरेशन जो हम लोग दे रहे हैं वो एडिक्वेट ही होनी चाहिए, और इन्विटेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, प्रूव तो करी जा सकती है, इसको तो बोल नहीं सकते। बात आती है थर्ड वाले के ऊपर। अब थर्ड के रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी ए पर्सन है और उसका जो घर है वो आपका 10 करोड़ रुपए का है, और उस पर्सन ने अपने घर को क्या किया, 10,000 रुपये में किसी बी पर्सन को बेच दिया। अब क्या यहाँ पे ये माना जाएगा कि
गलत तरीके से या फिर इनएडिक्वेट उसकी कंसीडरेशन थी तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल देंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या करना है, ए के पार्ट पे ये चीज़ चेक करनी है, बी के पार्ट पे एक और चीज़ चेक करनी है। अब बी के पार्ट पे ये चीज़ चेक करनी है कि क्या इस बी ने ए को किसी तरीके से डराया, धमकाया, कोर्जन या फिर किसी तरीके से उसकी कंसेंट जो फ्रॉड वगैरह से ऑब्टेन ना कर रखी हो। और ए के पार्ट पे यही रहेगा कि इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद उसने अपनी कंसेंट नहीं दी हो, मतलब फ्री विल और फ्री कंसेंट के साथ उसने अगर कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो वो आपका कंप्लीटली नेचर आपका क्या रहेगा, उसका वैलिड नेचर का रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। डी मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सेल ऑफ जो आपका गुड्स एक्ट है वो आपका 1930 किस पे बेस्ड है, तो वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे बेस्ड है। बिल ऑफ लेडिंग की बात करेगी, यहाँ बिल ऑफ लेडिंग जो है वो सेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर 4 के अंदर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट टाइटल के, तो उनके अंदर बिल ऑफ लेडिंग की बात करेगी। तो इसका जो एडिक्वेट आंसर है वो आपके दोनों ही नहीं होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, फिर लाइक ए प्रोमिसरी नोट ये भी नहीं होता। तो ये आपके दोनों की दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर आपका नाइदर ए नॉर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बात करते हैं 24 बोलते हैं आपके केस लो है एक, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रोस 1968 के अंदर ये केस आपका किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये आपका सेल और स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 69 नंबर सेक्शन है अपना, उससे रिलेटेड आपका पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अनरजिस्टर्ड जो फर्म है उसके अंदर, ए पार्टनर of an unregistered firm cannot sue the firm or any other partner of the firm to enforce a right। जनरल सी बात है 69 के अंदर बोलता है कि जब भी कोई फर्म आपकी रजिस्टर नहीं करवाई गई तो उसका जो पार्टनर होगा वो, और ना ही वो आपकी फर्म किसी तरीके से किसी और पर्सन के खिलाफ या फिर जो पार्टनर है वो फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा, अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, किसी भी तरीके का राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ हो, चाहे वो आपका कन्फर करा गया हो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, तो उनको जो है एनफोर्स करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। क्या ये दोनों बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपकी सही रहेगी। तो वो शू नहीं कर सकता है। 26 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट क्रिएट ए पार्टनरशिप बट इट इज ओनली द एविडेंस ऑफ द पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन करवा लेना फर्म का अपने आप में पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये अपने आप में एविडेंस हो जाएगा पार्टनरशिप का। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द अकाउंटिंग रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉस अराइजिंग ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। अब ये इंसॉल्वेंसी जो आपकी है सेक्शन नंबर 34 पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपकी दी गई है, तो ये कौन से केस के अंदर ऐसा बोला गया था? तो ये आपका है गार्नर वर्सेस मूरे के केस के अंदर है। फिर 28 बोलता है द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, इसके ऊपर मेरी ये कंप्लीट वीडियो है, सेक्शन 28 है सीधा। 29 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली कौन सा इसमें से मैच नहीं हो रहा है? तो डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप जो है सेक्शन 4 के अंदर बिल्कुल सही दी गई है। 7 के अंदर पार्टनरशिप विल दिया गया है। एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर है वो 33 आपका सही दिया गया है। जो अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर है इन इमरजेंसी, ये सेक्शन नंबर 23 के अंदर आपका नहीं है, बल्कि सेक्शन नंबर 23 किसकी बात करता है? इफेक्ट ऑफ द एडमिशन बाय द पार्टनर की बात करता है। फिर आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर आ जाता है 30 पे चलते हैं। 30 क्या बोलते हैं? 30 बोलते हैं कि हिंदू लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन द एज ऑफ द हिंदू गर्ल एट द टाइम ऑफ द मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज लेस देन 18। मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 क्लोज नंबर उसके 3 की, कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंडीशन ऑफ द मैरिज दी गई है उसके 3rd क्लोज में जो एज से रिलेटेड आपके क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करे बिना अगर कोई भी शादी कर देता है तो वो क्या होगा? तो वो ये एब्सोल्युटली आपकी वैलिड मैरिज तो होगी लेकिन वो पनिशेबल रहेंगी। अब पनिशमेंट कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है? वो आपकी दे रखी है सेक्शन नंबर 18 क्लोज नंबर ए के अंदर। और कितनी पनिशमेंट उसके लिए है? 1 लाख और आपका हो सकता है 2 ईयर की पनिशमेंट तक, या दोनों। 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। सेक्शन नंबर 18 के क्लोज ए के अंदर दिया गया है। 31 है कि कौन सा पेयर जो है वो आपका करेक्टली मैच हो रहा है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो आपका डी रहता है, कि जो ग्राउंड कन्वर्जन का था उसके बेस पे आपका डाइवोर्स से रिलेटेड आपका डी आंसर दिया गया, सरला मुदगिल का केस। अब साथ में 494 IPC भी इसके साथ आप पढ़ लेना, इस केस के साथ जाके एक बार देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिंदू है कोई और वो शादी कर लेती है, हिंदू जो लड़की है या फिर लड़का जो भी होते हैं, इसने क्या है उसकी एज है 28 की और उसने शादी करी अपने पार्टनर से, उसकी एज है 25।
अब हिंदू राइट्स उसको अलाउड करते हैं कि एज में कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो आपका 18 और 21 की बात करता है, उससे प्लस दोनों थे। इट टर्न्स आउट दैट एट द टाइम ऑफ द मैरिज वाई वॉज प्रेग्नेंट। अब वाई यहाँ पे क्या है, जिसकी एज 25 थी, वो प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन के टाइम और पर्सन से एट द टाइम ऑफ द मैरिज, एक्स को छोड़ के, एक्स के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट थी। तो जो उनके बीच में मैरिज हुई, क्या वो इलीगल थी या फिर वॉइड मैरिज थी या वॉइडेबल थी, या फिर यहाँ पे कोई मैरिज ही नहीं मानी जाएगी। तो मैरिज ना माना जाए ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये इलीगल था? इलीगल मैरिज भी नहीं है। बात आती है बी और सी में से कि क्या ये वॉइडेबल नेचर की मैरिज रहेगी या फिर आपकी वॉइड मैरिज रहेगी। वॉइड मैरिज ये नहीं रहती है, ये वॉइडेबल नेचर की मैरिज रहेगी, जो कि सेक्शन नंबर 12 क्लोज नंबर 1 उसके सब क्लोज आपके डी के अंदर दिया गया है। तो एक बार जाके आप उसको भी चेक कर लेना। 33 है, in which of the following report the law commission recommended the breakdown principle is to be accepted as the additional ground for the divorce। इसके लिए 71 है, 13, 1 और कैपिटल ए की बात करते हैं, तो उसके अंदर दिया गया, एक बार जाके चेक कर लेना। 34 बोलता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री की बात करते हैं, स्पिंडल रिलेशनशिप की बात करी गई है, तो ये सेक्शन नंबर आपके 3 के जी में ये आपका दिया गया है, और 3 के क्लोज एफ के अंदर ये आपकी दी गई है स्पिंडल रिलेशनशिप है। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं? तो ये एक दूसरे को ओवरलैप है जो कर सकते हैं। 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 35 बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ द एंटीसीडेंट डेट। जो आपके एंटीसीडेंट डेट हैं उसको फर्स्टली कौन से केस के अंदर आपका डिस्क्राइब किया गया था? तो उसका आंसर आपका है ब्रिज नारायण राय वर्सेस मंगल प्रसाद का केस था, 1924 पीसी का ये केस है। अब इसके अंदर आपका एंटीसीडेंट का अलग मीनिंग बताया गया था और कंप्लीट का अलग मीनिंग बताया गया है। जो एंटीसीडेंट है उसका मीनिंग बताया गया प्रायर और प्रीसीडिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या तो प्रायर इसको लेके चलेंगे या फिर आपका प्रीसीडिंग की बात करी गई है। और जब इकट्ठा देखेंगे तो उसको जो है इस केस के अंदर बताया कि एंटीसीडेंट इन टाइम या फिर आपका इनफैक्ट इन नेचर। ये इसके अंदर आपका एक्सप्लेन किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके 36 पे चलते हैं। 36 आपका किसकी बात करता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है जो हिंदू की, वो किस तरीके से आपकी डिवोल्व करी जाएगी? तो वो आपका कैसे होगा डिवोल्व? सक्सेशन के थ्रू है जो करी जाएगी। 37 बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर हेल्ड किया था कि जो एक वुमेन है उसको जो है ज्वाइंट फैमिली का एक मैनेजर बनाया जा सकता है। वो किस केस के अंदर हेल्ड हुआ था? तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए कि वुमेन को क्या है, राइट टू एजुकेशन सबको मिला हुआ है। जो एजुकेटेड वुमेन होगी वो क्या कर सकती है, अपने घर को अच्छे से चला सकती है, उसको मैनेज है जो कर सकती है। अब एजुकेशन के अंदर जब भी वो स्कूल में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, या फिर कॉलेज में जाएंगे तो भी स्टूडेंट। हिंदी में स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। अब इससे नाम से आप याद रख सकते हो कि विद्यार्थी के केस के अंदर ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि एक जो वुमेन है वो आपकी किसी भी जॉइंट फैमिली की जो है मैनेजर बन सकती है। ये ट्रिक्स ही है याद करने की, एक बार इसको देख लेना। 38 बोलते हैं कि ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर द मैरिज इज। अब बात करता है कि अपने भाई की विडो से शादी कर ली, तो क्या वो शादी जो है वो आपकी वैलिड रहेगी, वॉइड रहेगा या फिर वॉइडेबल रहेगा? अगर इन केस हम लोग बात करते हैं अपने कस्टमरी लॉज की, तो क्या करते हैं? शादी वैलिड रहेगी एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम लोग HMA के हिसाब से देखें तो क्या ये चीज़ आपकी प्रोहिबिटेड जो डिग्री है उसके अंदर फॉल कर रही है? अब ये प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आपका फॉल कर रहे हैं। अब प्रोहिबिटेड डिग्री आपकी कहाँ पे दी गई है? सेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर उसके जी के अंदर दी गई है। अब उसके अंदर बात ये लिखी है कि विडो की जगह आपकी वाइफ ऑफ हिज ब्रदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये डाउट रहता है कि क्या ये शादी आपकी वैलिड होनी चाहिए या फिर आपकी ये वॉइड होनी चाहिए? अब एज पर द आंसर गिवन बाय द HPSC उसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये आंसर इसके अंदर आपका वॉइड दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग देखें इसको हिंदू कस्टमरी लॉ के हिसाब से तो इसको वैलिड बोला जा सकता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आपने डिस्कशन कर लेना है, देख लेना डिटेल के अंदर कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कि सिर्फ प्योरली आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर से पूछा गया है या फिर ये आपके कस्टमरी लॉ से रिलेटेड आपका पूछा गया है। तो ये आपके एग्जामिनर के एक माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जो आंसर की HPSC ने दी थी इस पेपर के अंदर वो आपकी वर्ड आंसर इसका दिया गया है। 39 पे चलते हैं। 39 आपका इजी सा है। लिमिट बताई गई है, लिमिट ऑफ टेस्टामेंट्री पावर बाय द मुस्लिम इज कितनी रहेगी? तो बी आंसर है 1/3 इसका कर सकते हैं अच्छे। फिर आपका बोलता है 40 के अंदर कि किस केस के अंदर, मतलब कि इनके अंदर आपके उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं? तो ये आपके कुरान, इज्मा, कियास सारे के सारे ही हैं।
41 पे चलते, 41 बोलते हैं कि लीगल गार्जियन एक माइनर फीमेल का कौन होगा, तो उसका फादर रहेगा। 42 पे चलते हैं, 42 आपका इजी अगेन क्वेश्चन है। 42 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल फॉर ए वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज मुस्लिम लॉ के अंदर है, तो उसके लिए आपका क्या जरूरी नहीं है, कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना जरूरी नहीं है। फोस्ट्रेज, फ्री कंसेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस आपका होना चाहिए। फोस्ट्रेज वाली चीज़ें आपकी ज़्यादा बार नहीं लगाता शादी के अंदर, तो ये 42 था। 43 बोलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट द 3 तलाक मतलब ट्रिपल तलाक वुड बी ट्रीटेड एज द सिंगल तलाक एंड नॉट ए वैलिड तलाक। वैलिड तलाक नहीं बोला जाएगा, इसको सिंगल तलाक के तरीके से बोला जा सकता है। तो ये केस जो था वो इसके अंदर आपका बताया गया था कि इसने जो समय आरा, इसका जो केस है, यहाँ आंसर इसका सी दिया गया है, एक बार देख लीजिए आप। शामीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस बात करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट केस की कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, तो वो कौन सा केस था, तो वो आपका है शायरा बानो, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के अंदर इसको क्या किया गया था अपना अगस्त, इसकी डेट जो है वो आपकी है 22 अगस्त। इसको इनने क्या किया था, ट्रिपल तलाक को एक तरीके से अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक बार इसको भी जाके चेक कर लेना। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक या फिर आपके तलाक बिद्दत। उसके बाद आपका 44 बोलता है कि इद्दत पीरियड जो वो ऑब्जर्व करना जरूरी है उसकी शादी, नई शादी जब करनी हो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आपका किस तरीके से होना चाहिए, बाय डेथ ऑफ द हस्बैंड है या फिर बाय डिवोर्स है। तो ये दोनों ही हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइवोर्स के केस में होगा। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो मोड है वो यहाँ पे ये भी हो सकते हैं और ये आपके ये भी हो सकते हैं। तो दोनों केसेस के अंदर आपकी इद्दत है जो ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन टाइम पीरियड इनका अलग अलग रहता है। 45 बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट held that the doctrine of acknowledgement is a part of the substantive Muslim law of the inheritance and not a rule of evidence। तो ये आपका रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, बल्कि ये अपने आप में इनहेरिटेंस के लिए सब्सटेंटिव पार्ट आपका बोला गया है। तो ये आपका इनहेरिटेंस का लॉ जो है उसके अंदर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट बोली गई है। तो ये आपका जो 45 है उसका जो आंसर अपना वो है आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान, इसका आंसर हो जाएगा। 46 बोलते हैं गिफ्ट बाय द हस्बैंड टू द वाइफ इन ल्यू ऑफ द डोर इज रिकॉग्नाइज्ड एज। उसको क्या बोलते हैं, जब एक हस्बैंड जो है वो वाइफ को डोर के बदले में कुछ गिफ्ट दे देता है, तो उसको हम लोग हिबा बिल इवाज बोलते हैं। उसके बाद 47 है आइडेंटिटी ऑफ द पनिशमेंट विच इज नॉट प्रेस्क्राइब अंडर द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट इन आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन नंबर 53 के अंदर जो आपकी पनिशमेंट दे रखी है उनके अंदर आपकी सबसे पहले डेथ दे रखी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखा है, सिंपल इंप्रिजनमेंट दिया गया है, लेकिन वो हार्ड लेबर के साथ आपकी नहीं है। वो यहाँ पे क्या है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट और हार्ड लेबर को एक साथ दिया गया है। सिंपल इंप्रिजनमेंट वाला आपका ये आंसर है जो सही हो जाएगा कि ये प्रोवाइड आपके नहीं करे गए हैं। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी तो दे ही रखा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 आपकी मैगजीन पूछी गई है, एक्टस नॉन फेसिड रियल नीसी मेंसिड्रिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबको पता है कि जब तक किसी की गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी तब तक कोई भी ऑफेंस आपका नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं नाइदर गिल्टी इंटेंशन नोर द प्रोहिबिटेड एक्ट अलोन कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। प्रोहिबिटेड एक्ट अपने आप में अकेला और गिल्टी इंटेंशन अकेली है तो अपने आप में ऑफेंस आपका क्रिएट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि एक्ट भी होना चाहिए और गिल्टी इंटेंशन के साथ भी होनी चाहिए। तो जब तक कि आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी तब तक आपका जो एक्ट है वो अपने आप में क्राइम नहीं माना जाएगा। 49 बोलते हैं कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन मतलब सेक्शन नंबर 34 और 34 के अंदर आपका पहला ही आंसर है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। जैसे कि उसने अकेले ने वो क्वेश्चन की आपने ऑफेंस कर रखा हो, भले ही उसके अंदर आपके 2 4 6 कितने बंदे हैं, लेकिन सिंगल पर्सन को अलग अलग आपके ऑफेंस की सजा दी जा सकती है। जो भी ऑफेंस उन्होंने मिलकर करा, मतलब कि मान के चलिए कि इन सारे पर्सन से मिलकर बी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर के लिए अकेले को लाइबल करेंगे, फिर लाइबल करेंगे, फिर लाइबल करेंगे, तो ये आपकी सजा रहेगी। उस तरीके से आपका ऑफेंस है जो लाइबल माने जाते हैं। फिर बोलते हैं कंसीडर करनी है आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। बोलते हैं एक्टस वीएस इज मेड अप ऑफ, इनमें से एक्टस वीएस कब बनेगा, तो बोलता है ह्यूमन एक्शन, एक्शन किया तो एक्ट हो गया, विच यूजुअली टर्म्ड एज द कंडक्ट, कंडक्ट तो होना चाहिए, और उसका जो रिजल्ट है वो स्पेशली स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस विच इज डिजाइनेटेड एज इंजरी, और उसका जो रिजल्ट है वो इंजरी के अंदर आपका निकलना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो 50 का जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा सी, कि दोनों ही इसके अंदर आपके इंक्लूड करे गए हैं। 51 बोलते हैं, अब देखिए इसके अंदर आपने इलस्ट्रेशन देखी, देखते आपको आंसर भी याद आ जाना चाहिए कि किसी सेक्शन के अंदर ये दी गई आपकी एक इलस्ट्रेशन है, सेक्शन नंबर 192, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर आपकी ए है।
जिसके अंदर आपकी क्या बताई गई कि कोई ए पर्सन है जो कि जानबूझ के क्या कर देता है, जेड से रिलेटेड कोई बॉक्स है उसके अंदर ज्वेलरी डाल देता है इस इंटेंशन से कि जब भी वो मिलेगी उसके बॉक्स के अंदर तो दिस सर्कमस्टेंसेस मे कोज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ द थेफ्ट, कि उसको जेड की क्या हो जाए, सजा हो जाए थेफ्ट के लिए। तो ए ने क्या उसने ऑफेंस कर रखा है, तो उसने किया फैब्रिकेटेड जो आपका है फॉल्स एविडेंस उसने बना दिए। तो फॉल्स एविडेंस का फैब्रिकेशन यहाँ पे किया गया। 192 उसकी इलस्ट्रेशन ए है। 52 आपका बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो अबेटमेंट ऑफेंस का वो अपने आप में इनकम्प्लीट ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अबेटमेंट करना अपने आप में ऑफेंस है 107 के अंदर, तो वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट का तो कोई मैटर नहीं। दूसरा बोलता है कि ये अपने आप में कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये भी नहीं बोला जा सकता। फिर बोलता है कि अबेटमेंट अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस है, बिल्कुल सही, कि अपने आप में जब उसने अबेटमेंट कर दी तो अपने आप में ऑफेंस है जो माना जाएगा। फिर बोलता है कि अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस इज एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब डिपेंड करने की बात के अंदर आया कि क्या ए ने जब बी को अबेट किया तो क्या उसने आगे ऑफेंस किया या फिर उसने ऑफेंस नहीं किया। इस बात पे कोई डिपेंडेंसी आपकी नहीं है, बेशक उसने ऑफेंस किया हो बेशक आपका ना किया हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा कि अबेटमेंट जो है ऑफेंस की वो अपने आप में कंप्लीट एक ऑफेंस बन जाता है। कम टू द सेक्शन 53 बोलता है ए एंटर्ड इन द हाउस टू कमिट थेफ्ट। अब ए एक पर्सन है जो कि बी के घर में या फिर कहीं पे भी घुस जाता है इस इंटेंशन से कि वहां पे वो चोरी करेगा। ओल्ड लेडी लिविंग इन द हाउस सो द थिफ। अब उसको चोर को एक ओल्ड लेडी ने देख लिया और चिल्लाई वो कि हेल्प करो। तो नेबर आते हैं, इकट्ठे होते हैं उसके घर के बाहर और क्या करते हैं, तो उसको पकड़ लेते हैं। जो कि भागने की ट्राई करता है तो उस पर्सन को पकड़ लेंगे। और उन्होंने क्या किया कि उस थीफ को क्या किया, पीटना स्टार्ट कर दिया विद फिस्ट एंड लाठी, लाठी वगैरह उसको मारने स्टार्ट कर देते हैं। तो लायबल क्या होगा, नेबर जो है वो किस ऑफेंस के लिए यहाँ पे लायबल माने जाएंगे। क्या उनकी कॉमन इंटेंशन थी? नहीं। अनलॉफुल असेंबली बोले या फिर उसको कॉन्स्पेरेसी, सारे बंदे मिलके मार रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिमिलर इंटेंशन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो उसका यहाँ पे हो जाएगा ये सी आपका अनलॉफुल असेंबली के अंदर आपका कन्वर्ट। अब ये अनलॉफुल असेंबली के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ, जब वो कलेक्ट इकट्ठे हुए थे सारे बंदे तब उनकी इंटेंशन जो थी इस तरीके का ऑफेंस करने की नहीं थी, लेकिन बाद में सबकी इंटेंशन आपकी ऑफेंस करने की बन सकती है, तो वहाँ पर उसको अनलॉफुल असेंबली के अंदर हम लोग बोला जा सकता है। 54 बोलते हैं विलेज, एक गाँव है वैद्या, एक गांव के अंदर आपके मतलब कि वैद्य था कोई और वो यूज करता है टू सक्सेसफुली ऑपरेट द वाउंड विद शेविंग ब्लेड। शेविंग ब्लेड से किसी की जो इंजरी थी उसके ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। तो विक्टिम हु वाज सफरिंग फ्रॉम द पाइल्स, उसको पाइल्स की बीमारी होती है, वाज ऑपरेटेड विद द शेविंग ब्लेड बाय द वैद्य। ड्यू टू द प्रोफाउंडेड ब्लीडिंग द विक्टिम डाइड। अब क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। एंड द वैद्य वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ द विक्टिम। इफ यू आर ए डिफेंस लॉयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी यू कैन डिफेंड द वैद। उस वैद को किस सेक्शन के तहत आप उसको सुरक्षा दिलवाओगे, मतलब कि ये बात सीधी सीधी अपनी किसके अंदर आती है, सेक्शन नंबर 88 के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सर्जन वगैरह कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कि उस मरीज की कंसेंट के साथ उससे आपने क्या करी, कंसेंट ऑब्टेन करी है, उसके बाद उसी के बेनिफिट के लिए आपने वो ऑपरेशन कर रखा हो और साथ में आपकी किसी तरीके की इंटेंशन नहीं थी कोज हार्म करने की, कोज डेथ की कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी, विदाउट इंटेंशन टू कोज दी डेथ। तो ये कंडीशन जहां पे पूरी होगी कि उसकी कंसेंट तो ऑब्टेन करी गई थी, उसी पर्सन के बेनिफिट के लिए आपने किया और आपकी इंटेंशन नहीं थी उसकी किसी तरीके की डेथ कोज करने की, तो सर्जन को हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस दे देंगे। यहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन नंबर 88 का। फिर आपका 55 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया था पनिशमेंट ऑफ डेथ को, किस केस के अंदर, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, 1983 के अंदर की केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सेक्शन नंबर 303 आईपीसी का ये केस आपका है, तो इसको एक बार देख लेना, बेरेक में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। फिर बोलते हैं कि कौन से केस के अंदर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन को आपने डिफ्रेंशिएट किया गया था, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस आपका है। 57 बोलते हैं कि प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का आपका मर्डर के केस में 300 की फर्स्ट एक्सेप्शन के हिसाब से आपने मांगा, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा या फिर आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है। फिर आपका 58 है प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। ये क्या है कि दो ऐसे स्टेजेस इनके अंदर आपका जनरली जो है ऑफेंस के अंदर आपका पनिशेबल नहीं होगा जहां पर उसने खाली आपने प्रिपरेशन कर रखी हो, तो उसकी बात करी गई। तो बोलते हैं प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर टू स्टेजेस ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। ऑफेंस की कमीशन के अंदर आपकी ये दो स्टेज मानी जाती है कि एक तो प्रिपरेशन करना मतलब इनिशियल स्टेज हो सकती है, उसके बाद आपका अटेम्प्ट कर देना अपने आप में एक स्टेज है। तो प्रिपरेशन जो है वो जनरली पनिशेबल नहीं होती। द रीजन फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन नॉट पनिशेबल, पनिशेबल नहीं करने के पीछे इसका क्या कारण रहा होगा, लैक ऑफ रिलेशनशिप
ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन माइंड बिफोर द कमीशन ऑफ द क्राइम, अब प्रिपरेशन, सपोज ए पर्सन आपका है बहुत गुस्से से बी की तरफ जा रहा है, सारे सामान उसने रखे हुए हैं, गन लोड करता हुआ इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मारने के पहले इसका माइंड चेंज हुआ, ये वापस चला गया, तो उसकी प्रिपरेशन को हम लोग क्या है पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसको पनिशेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे चांसेस थे कि वो अपने माइंड को चेंज कर सकता है, तो इस वजह से इसको पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 59 बोलता है केयरफुली आपको रीड करनी है सेक्शन नंबर इसकी जो स्टेटमेंट आपकी कुछ दी गई है उनके अंदर है, तो देखिए इसके अंदर आपका क्या क्या है। फर्स्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 पर्सन्स वेयर इज अंडर सेक्शन 149 5 पर्सन होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 5 पर्सन ही हो, 5 पर्सन मिनिमम चाहिए, और जबकि 34 के लिए आपके 2 पर्सन चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है ये आपकी। दूसरा बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 द कॉमन इंटेंशन इज रिक्वायर्ड वेयर एज सेक्शन 149 के नाम में आपकी कॉमन ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, ये भी सही है। तीसरा बोलता है प्रीवियस कंसेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 34 एंड 149, ये इससे कोई मैटर नहीं है आपका। फिर आपका बात करता है कि सेक्शन 34 और 149 कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफिक ऑफेंस, अब ये क्या दोनों ही स्पेसिफिक ऑफेंस के नहीं है, स्पेसिफिक ऑफेंस आपके नहीं बनते, 149 के अंदर आपका स्पेसिफिक है, 34 के अंदर आपका किसी तरीके का नहीं बनता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके अंदर आपकी 34 के अंदर आपके 2 बंदे चाहिए और 149 के अंदर आपका 5 से ज़्यादा बंदे चाहिए या फिर 5 चाहिए, और दूसरा बोलते 34 के अकॉर्डिंग आपकी कॉमन इंटेंशन होती है और 149 के अंदर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 आपका बात करता है कि अरेस्टेड पर्सन जो है उसको एंटाइटल किया गया है कि वो अपने एडवोकेट, अपनी चॉइस के एडवोकेट से वो मिल सकता है, तो कब कब मिलेगा, ड्यूरिंग इंटरोगेशन मिल सकता है, आफ्टर इंटरोगेशन मिलके वो करेगा भी क्या, थ्रू आउट द इंटरोगेशन कंप्लीट के रिगार्डिंग तो नहीं बैठा रहेगा कि जब तक उससे कोई सवाल पूछ रही है पुलिस तब तक वहीं पे बैठा रहे वकील, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ड्यूरिंग इंटरोगेशन उससे बुलवा सकते हैं, उससे पूछ सकता है, वो वहाँ पे अपने जो चॉइस का जो एडवोकेट है उससे मिलने का उस एक्यूज पर्सन का या फिर अरेस्टेड पर्सन का राइट रहेगा। इसका सेक्शन नंबर आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कौन से सेक्शन के अंदर ये आपकी बात है जो लिखी गई है। फिर आपका बात करते हैं कि वेयर शैल द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम की रिगार्डिंग आपका सेक्शन नंबर 41C सीआरपीसी के अंदर दिया गया है, कहाँ पे होना चाहिए, पंचायत लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर हो सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है। स्टेट की रिगार्डिंग अगर बात करें, क्या स्टेट की रिगार्डिंग उसके अंदर दिया गया है, स्टेट की रिगार्डिंग आपका नहीं दिया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की रिगार्डिंग बात करी गई है। 62 बोलता है कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट पर्सन कब कर सकता है वो, 62 के अंदर आपका जो आंसर है वो यहाँ पे डी मिलेगा आपको, इन तीनों के अंदर नहीं है, डी आंसर एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए। डी में बोलता है कि जब उसने कोई ऑफेंस किया जो कि बेलेबल नेचर का नहीं है, नॉन बेलेबल का है, और कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस उसने कर रखा हो, या फिर वो अपने आप में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसको अरेस्ट है जो पब्लिक कर सकती है। 63 बोलता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल, तो ये बात आपकी सेक्शन नंबर 70 के अंदर लिखी गई है कि जब वारंट इशू हो जाएंगे तो वो कब तक आपके एनफोर्समेंट में रहते हैं, तो जब तक या तो उसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए या फिर कोर्ट उसको जो है कैंसिल ना कर दे। इसके अंदर आपके डबल एल आएगा, वो एक बार आप चेक कर लेना। 64 आपका बोलता है कि हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी के 164 सेक्शन के अंदर कन्फेशन और जो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है वो कौन सा मैजिस्ट्रेट कर सकता है, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है, और आपका जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज ज्यूरिस्डिक्शन, बेशक उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है या फिर उसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा कि एमएम कर सकता है और आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो कर सकता है। 65 बोलता है कि किस केस के अंदर इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन एज टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको बोलते हैं एनसीआर, और वो 155 के अंदर आ जाएंगी। तो उस केस के अंदर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जिसके अंदर आपका वो पुलिस ऑफिसर आपके पास, उनके पास पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद से कर सके, तो वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी के अंदर लिखेगा और उस इन्फॉर्मेंट पर्सन को क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास है जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 66 बोलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो क्या कर सकता है, तो वो आपका क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है विटनेसेस की स्टेटमेंट को और उनकी अटेंडेंस को, जो है जिन जिन पर्सन को उस केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता है, एक्वेंटेड होता है यहाँ पे कि उसके बारे में नॉलेज का होना, तो उसको अटेंड करने के लिए उनको कंपेल है जो कर सकता है, उनको फोर्स डाल सकता है कि आप आओ, 160 का नोटिस भेज देंगे और 161 के हिसाब से उनकी रिकॉर्डिंग है जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा।
67 बोलता है पुलिस रिपोर्ट के बारे में है। तो पुलिस रिपोर्ट आपकी कहाँ पे दी गई है, सेक्शन 2 के क्लोज आर में भी दे रखी है और 173 के क्लोज 2 में भी दे रखी है। तो वहाँ पे एक बार देख लेना, इसके अंदर आपका बी आंसर है कि रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सेंट टू द कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के पास है जो वो फॉरवर्ड कर देगा। क्वेश्चन 68 बोलते हैं एफआईआर है वो अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आपका नहीं होता। तो इसका जो केस है ना वो एक बार पहले बता देता हूँ। केस का नाम है शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम। शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में ये बात बोली गई कि जो एफआईआर है वो अपने आप में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, लेकिन इसको यूज किया जा सकता है ट्रायल के दौरान। फॉर द फॉलोइंग, किन किन पर्पज से करा जा सकता है, ये इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोलता है ओनली टू कोरोबरेट द एविडेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, या फिर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दोनों पर्पज से उसको यूज है जो किया जा सकता है, कोरोबरेट करने के लिए भी और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी। तो इसके लिए एक बार सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट का आप एक बार रेफर जरूर कर लेना। 69 बोलता है कि पॉइंट आउट करना है मोस्ट एक्यूरेट आंसर इनमें से जो दे रखा है वो कि 125 क्लोज 4 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे आपकी मेंटेनेंस को मना करता है कोई भी पर्सन। तो किस केस के अंदर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, उसको क्या चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि जो वाइफ है वो एडल्ट्री में रह रही है या फिर अपनी मर्जी से या म्यूचुअल कंसेंट की वजह से वो दोनों सेपरेट रह रहे हैं। तो उस केस के अंदर उसको जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है उसको कैंसिलेशन करवाया जा सकता है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों ही ये सही बात है। फिर आपका 70 बोलता है कि सीआरपीसी के अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपकी कंफर्मेशन करी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर ऑफ डेथ पेनल्टी को, जो कि सेशन कोर्ट ने इसके एग्जीक्यूशन से पहले अपना पास कर रखा हो। मतलब कि सेशन कोर्ट ने जिसकी पावर दे रखी है डेथ की सेंटेंस को पास करने का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, 366 के अंदर पहले तो उसको भेजना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, सबमिट करना पड़ता है। 366 के अंदर आपकी सबमिशन होएगी, उसके बाद उसको कंफर्म करने का काम करती है हाई कोर्ट 368 के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर है वो आपका ए दिया गया है। 366 के अंदर जब उसने एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी उसकी बात करता है। 70 है ये, 71 की बात करता है कि ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसके दौरान एविडेंस जो वो लिया जा सकता है ओथ पे, तो वो कौन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको बोला जा सकता है। उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ पर ओथ पे किसी के भी एविडेंस लिए जा सकते हैं। फिर 72 के अंदर आपकी पावर पूछी गई है कि जो आपका सीजीएम है उसकी कितनी पावर रहती है। तो 3 साल वाली पावर किसकी है, जीएमआईसी की रहेगी या एमएम की रहती है। 7 तक सीजीएम की रहती है और आपके सीएमएम की रहती है। 10 ईयर तक आपका असिस्टेंट सेशन जज की रहती है। असिस्टेंट जो आपका सेशन जज होगा उसकी 10 ईयर तक की पावर रहती है। तो इसके अंदर आपको आंसर जो मिल गया होगा। 73 बोलता है कि क्वेश्चन वेदर ए स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इज। तो ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपका ये रहता है। अब ये 74 बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। रेफरेंस 395 के अंदर दे रखा है, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट की पावर रिवीजन की 401 के अंदर बिल्कुल सही है। फिर आपका बोलता है अबेटमेंट ऑफ अपील। अब इससे रिलेटेड हरियाणा जुडिशरी के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था अबेटमेंट ऑफ अपील का कि कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है। तो ये आपका ये गलत है, यहाँ पे 394 होना चाहिए। अब 374 के अंदर आपकी कन्विक्शन के अगेंस्ट भी आपकी अपील लग सकती है। तो इसका आंसर है जो वो सी हो जाएगा। फिर आपका बोलता है कि एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने का काम किसने किया था, लॉर्ड मैकॉले ने, नहीं, सर जेम्स फिट्स स्टीफन। अब ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। जेम्स आपका फिट्स स्टीफन जी थे जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। अगेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो अपने आप में क्या है, लेक्स 4 ही रहेगा। 7 बोलता है कि वेदर इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग द प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज रेलेवेंट और नॉट। तो ये अपने आप में रेलेवेंट रहता है, जिसके लिए सेक्शन नंबर आपके 53 इंडियन एविडेंस एक्ट का आप रेफर कर सकते हो। 78 आपका बोलता है वेदर द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव बाय द ओरल एविडेंस। क्या ओरल एविडेंस से डॉक्यूमेंट के कंटेंट को जो प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनको तो क्या करना पड़ता है, खुद डॉक्यूमेंट को ही आपने या डॉक्यूमेंट खुद आपका क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ता है। तो 61 के आगे के सेक्शन कुछ दे रखे हैं, उनको एक बार आपने देख लेना। फिर आपका बोलता है आर के जो आपका मलकानी का केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड था। तो रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इसी का पार्ट आपको माना जाता है। सेक्शन नंबर 6 एक बार आप जाके उसको देख लेना, रेस के स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 बोलते हैं कन्फेशन बाय द एक्यूज्ड मेड व्हाइल इन द पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी के अंदर होता है, तब उसने अगर कन्फेशन किया तो एक तरीके से ये आपकी क्या है, पुलिस के सामने करना 25 में फॉल करता है। लेकिन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम ओनली व्हेन मेड इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस वाली बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 26 आ जाती है, कस्टडी की जब बात आती है।
कि कस्टडी में था तो 26 है, जनरल किया तो 25 है, 25 के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 26 के अंदर अगर इमीडिएट प्रेजेंस थी किसकी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, तो उस केस के अंदर उसको रेलेवेंट माना जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा डॉक्टर नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको जाके कि ये अपने आप में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होना चाहिए। फिर आपका ये सेक्शन नंबर 81 आपका बोलता है ए इज ट्राइड फॉर द राइट एंड इज प्रूव्ड टू हैव मास्ड एट द हेड ऑफ द मोब, द क्राइज ऑफ द मोब आर। जब कोई भी पर्सन ऐसा है उसको ट्राई किया गया था रेड के लिए कि उसने ऑफेंस कर रखा है और उसका ये प्रूव होगा कि वो हेड था मोब का, और मोब का जो चिल्लाया जाना था उसके जो क्राइसिस थे वो सारे आपके क्या बताते हैं कि वो अपने आप में क्या है, एक तरीके से रेलेवेंट है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांजैक्शन का रेलेवेंट एक तरीके से आपकी एक्सप्लेनेशन इस बात की बताते हैं कि उसका नेचर कैसा था, किस तरीके का ऑफेंस वो करना चाह रहे थे, क्या चीज़ थी, क्या सही में ऑफेंस ही करना चाह रहे थे। तो वो एक्सप्लेनेटरी आपकी स्टेटमेंट मानी जाएगी, नेचर उसका एक्सप्लेनेटरी रहेगा, तो सी आंसर इसका माना जाएगा। 82 बोलता है कि एन एडमिशन है जो कि अपने आप में एक बेस्ट एविडेंस माना जाता है मेकर के अगेंस्ट में, तो वो चाहे उसने ओरल किया हो, डॉक्यूमेंट्री कर रखा हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कंटेन करा गया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। एडमिशन कर रखा है इट मीन्स वो आपका बेस्ट एविडेंस है। तो 82 का आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर 83 बोलता है कि एक मैजिस्ट्रेट है जिसको कि कंपेल किया जा सकता है आंसर देने के लिए अपने खुद के कंडक्ट का एज ए मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। किसकी कोर्ट के अंदर, कि मैं जो कंडक्ट कर रहा हूँ एज ए मैजिस्ट्रेट, मेरे को कंपेल कर सकते हैं कि मैंने वो काम क्यों किया। जनरली तो नहीं करा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन नंबर 121 जो है वो उसको रिलीफ देता है, उसको एक तरीके से एक पावर देता है कि वो अपनी सारी बातों को छुपा सकता है, वो आंसर नहीं देगा। लेकिन अगर जब बात आती है कि वो किसी सबॉर्डिनेट के अंदर है, किसी और कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में वो काम कर रहा है, मतलब ए एज ए मैजिस्ट्रेट काम करता है किसकी सबॉर्डिनेशन में, बी के अंडर, तो बी जो कोर्ट होगी वो इससे सवाल पूछ सकती है, तो ये ए जो है उसको कंपेल किया जा सकता है कि बी के सवालों के वो जवाब जो देगा। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा 83 का। उसके बाद आपका 84 बोलता है कि विटनेस है जो कि इनेबल टू स्पीक है, मतलब सेक्शन नंबर 119 है। सीधी सी बात है, उसको कैसा मानेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका नहीं मान सकते, हियर से एविडेंस उसको नहीं मान सकते, एडमिसिबल आपका नहीं होगा। जनरली बोलता है कि वो अपने आप में एक ओरल एविडेंस उसको बोला जाएगा। सेक्शन 119 है, जब कोई भी पर्सन ऐसा जो कि बोल नहीं सकता तो उसने राइटिंग में दे दिया या फिर साइन से कुछ चीज़ें बता दी, तो वो उसके अपने आप में ओरल एविडेंस है जो बोली जा सकती है। 85 बोलता है कि एविडेंस बाय डम विटनेस इन साइन के थ्रू उसने कोई भी चीज़ बताई तो ओपन कोर्ट के अंदर उसको क्या करा जाएगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी है जो करी जाएगी। तो ये इसका 85 का आपका डी हो जाएगा। 86 बोलता है कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये केस आपका कन्फेशन से रिलेटेड रहता है। ये आपका जो पलविंदर कौर का केस है वो आपका कन्फेशन से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन 87 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। रिफ्रेशिंग मेमोरी जो पूछी गई है, अब ये बात करता है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी 158 में है, नहीं 159 में दी गई है। आइडेंटिफिकेशन परेड TIP कौन सा सेक्शन है, 9, 10 बिल्कुल गलत है यहाँ पे। एडमिशन नहीं है, 17 में दिया गया है, 24 के अंदर आपका कन्फेशन है, तो ये भी गलत होगा। तो नन ऑफ द अबव, कोई भी चीज़ आपकी करेक्टली मैच नहीं हो रही है, एक भी सही नहीं है इनमें से, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही दिया गया है। अगेन क्वेश्चन पे आते हैं 88 पे, स्टेटमेंट ऑफ ए सोलिटरी विटनेस, मतलब कि एक सोल विटनेस है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, रिलाई कर सकता है कोर्ट। बिल्कुल सही है, सीधा से आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका बात करता है कि कोर्ट विल प्रिज्यूम an abatement of the suicide by a married woman when it is shown that the suicide committed within a period of, कितने साल का है। जब सबको पता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करी जाती है तो कौन से सेक्शन के अंदर आपकी दी गई है वो चीज़ आपको बतानी है कमेंट करके। आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 7 ईयर की बात करी गई है। मैरिड वुमेन की बात आएगी तो 304B भी देख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे डोरी हत्या करते हैं जैसे, उसके अंदर भी 7 ईयर आपका दिया गया होता है। अगर बात करें हम लोग 306 की, उसके अंदर भी आपका दिया गया है। 113A एंड B, इनको भी एक बार आप जाके देख लेना इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो इनके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा, 7 ईयर की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 पे चलते हैं कि कौन सी इनमें से सही है, तो उसके रिगार्डिंग आपकी CCR, इसको याद रख लीजिए एक बार, चीफ क्रॉस री, ये कहाँ पे दे रखा है देख लो, चीफ री है, इसके अंदर नहीं है, चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन, सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन से सेक्शन में दे रखा है, 137 और 138 के अंदर। 8 के अंदर इसका ऑर्डर दिया गया है, 137 के अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है, डिटेल में देख लेना जाके एक बार, एविडेंस एक्ट का सेक्शन है। 91 ये आपका केस दिया गया है, कौन से केस के अंदर आपकी बोली गई थी कि
इन केस ऑफ, कौन से केस में, पॉपुलरली नोन एज, कौन से केस को बोलते हैं, गांधी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नेम ऑफ द आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग और जनरेटिंग द आइडिया ऑफ द क्रिएटिविटी ए पोएट और ए राइटर कैन नॉट पुट इनटू द वॉइस और इमेज ऑफ द हिस्टोरिकल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी लाइक द महात्मा गांधी सच लैंग्वेज विच मे बी ऑब्सीन। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो आंसर है 91 का वो आपका ए है, देवीदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करी गई है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 92 जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है। किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये कंसीडर करने के लिए बोला था कि जितने भी पर्सन आपके जो कि एसिड अटैक के विक्टिम हैं उनको राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर दी गई जो डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ आपकी लिस्ट हैं उनके अंदर इंक्लूड करने के लिए डायरेक्शन पास करी थी। तो वो केस का नाम है परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी हर एक स्टेट को। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 93 है जिसके अंदर बोलता है कि दक्कन रिवर जो है वो फेड किसके द्वारा करी जा रही है, तो वो रैन है, बी आंसर इसका रहेगा, रेन के द्वारा है। 94 आपका बात करता है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका हेड कौन होता है, तो आपका कौन होता है, ये अपना प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 263 को एक बार आप जाके कंसीडर कर लेना, एक बार उसको जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका 95 है जिसके अंदर बोलता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स ऑफ द स्पीच अकॉर्डिंग टू, किस चीज़ के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड करा जाता है स्पीच के हिसाब से आपका। तो बोलता है कि जिस हिसाब से वो एक सेंटेंस के अंदर अपना काम करते हैं वर्ड्स, उसी हिसाब से उनको जो है डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट के अंदर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, द वर्क दैट डू इन ए सेंटेंस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 96 से बोलता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए क्लॉज इफ इट कंटेन, तो सी आंसर इसका है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करता है। फिर 97 है, 7 आपका बात करता है कि एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए, कि जो एडवर्ब है वो ऐड होती है कुछ चीज़ों के अंदर उसके मीनिंग के पर्पज से। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, वर्ब की बात करता है। फिर आपका ये 98 है, बोलता है इन नीदर एक्यूजेशन इज इट ट्रू, ये सेंटेंस इनने लिखा है कि कोई भी एक्यूजेशन या फिर आपका एलिगेशन जो वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे दो वर्ड जो आपका नीदर है वो क्या है, तो वो अपने आप में क्या है, प्रोनाउन बताया गया है। फिर आपका 99 बोलता है जेनेटिव केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपका प्रोनाउन हु है उसका जेनेटिव केस के अंदर उससे रिलेटेड क्या चीज़ आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो उसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हुज वर्ड यूज़ करा जाएगा। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बोलता है द मसून इज ए बिल्डिंग द वॉल, वो एक इससे रिलेटेड आपका है, द मसून इज बिल्डिंग ए वॉल, वॉल बनाने का काम कर रहा है। तो इज ए सेंटेंस इन एक्टिव आपके वॉइस के रिगार्डिंग आपके बात करते हैं कि द मसून इज बिल्डिंग द वॉल, मतलब कि किसी तरीके का कोई पैसिव वर्क वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवली काम हो रहा है, तो एक्टिव वॉइस यहाँ पे यूज़ करी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ द 2017 एडी हरियाणा पेपर। तो अब जो क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर कोई डाउटफुल लगे, कोई चीज़, कोई क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट लगे कि इसका आंसर गलत हो सकता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और इसकी जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी।